नहीं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हम और सलमान भाई तो सरकार में थे, और हमें आज भी याद है कि इस बिल को जो आज वर्तमान परिस्थिति में ये लाना चाहते हैं, इसके बारे में कैबिनेट के भीतर बहुत गंभीर चर्चा हुई, और बहुत सारे ज्यादा करके लोग इस पक्ष में थे कि जो प्रावधान अभी ये लाना चाह रहे हैं उसी के माध्यम से वो बिल बनाया जाए। लेकिन पब्लिक प्रेशर कुछ और था, और विद इन दी पार्लियामेंट इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने सबसे ज्यादा शोर मचाया कि नहीं, इस बिल को और जटिल किया जाए। और इसीलिए ये जो अब बातें कर रहे हैं, ये अभी ये दोहरी भाषा का कोई मतलब नहीं है। जी, पर आपकी दोहरी भाषा है, क्योंकि मैं सुन रहा हूं कि आप नरेंद्र मोदी जी और शरद पवार के बीच कोई डील हो रही है इस पर। मैं जानना चाहता हूं, क्या आप सरकार का समर्थन करेंगे पार्लियामेंट में, या आप सरकार का विरोध करेंगे इस लैंड एक्विजिशन? मैं यहां पर जाहिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि लैंड एक्विजिशन बिल का जो ओरिजिनल स्वरूप, जिसमें हम लोगों ने मोहर लगाई और हमने पास किया उस वक्त के संसद में, हम उसी के साथ कायम है। इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में हम उनके साथ में नहीं जा सकते हैं, यह बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। लेकिन और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये डबल स्पीक है ना। देखो, अपनी पुरानी कहावत है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया जाए वो उसके जैसा। तो ऐसी बातें हैं, सरकार और विपक्ष की बातें। ये आप एनसीपी के बारे में कह रहे हैं? हमारी बात वो हमारे बारे में आपको जो आरोप लगाना है लगाइए, लेकिन अभी देखिए इंश्योरेंस की बात हो रही है। इंश्योरेंस में भी अभी ये सेशन में बात चली रही है ना कि इंश्योरेंस पास करना है। 8 साल तक यूपीए की सरकार ने इंश्योरेंस बिल को संसद के सामने पास करने के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन हमारे मित्र रविशंकर जी ने उस वक्त कभी नहीं सोचा कि इंश्योरेंस को इस देश के विकास के लिए जरूरी समझा, और उसके बाद में अब ये चाहते हैं कि हमारी मदद से ये बिल को पास किया जाए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बजट की बात हो रही है और अच्छे दिनों की बात हो रही है। अच्छे दिन 9 महीने में, जैसे इन्होंने कहा योगेंद्र जी ने, दिल्ली की जनता को भी कहीं ना कहीं महसूस हुआ होगा ना। सभी चीजें कोई किरण बेदी या बाकी चीजों के ऊपर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं होगा। कहीं ना कहीं तो ये महसूस लोगों को हुआ होगा कि हम लोगों की अपेक्षाओं को पूर्ति नहीं हो रही है, और इसी वजह से लोगों का ये रिएक्शन है। लेकिन मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, जो बात आपने अभी इंश्योरेंस के बारे में रखी, आप राष्ट्रहित में बात देखते हैं या सरकार में होने से और विपक्ष में होने से? जब नहीं, हम राष्ट्रहित में ही बात करते हैं। नहीं, जब रविशंकर जी विपक्ष में थे तो उन्होंने इंश्योरेंस बिल को अपोज किया। अब सरकार में आते हैं, वही बिल लाते हैं लोगों के सामने। कांग्रेस पार्टी जो बिल लाती है सरकार में, अब जब विपक्ष में आती है, आप सरकार को एम्बैरेस करने के लिए उसे एक तरह से अपोज कर रहे हैं। 15 साल से सर ये इंश्योरेंस बिल जनता के सामने रहा है। मेरा यह कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र में क्या आप राष्ट्रहित की तरफ देखते हैं या अपने स्वार्थ की तरफ देखते हैं? ये बताइए, आप सभी चारों बताइए। मैंने केवल ये उदाहरण इसीलिए दिया, इंश्योरेंस का भी और लैंड एक्विजिशन का, क्योंकि ये भाषा बदलते जा रही है। केवल सरकार में हो तब भाषा एक और विपक्ष में हो तो भाषा दूसरी। ये उचित नहीं है। राष्ट्रहित की आप बात कर रहे हैं, इसलिए राष्ट्रहित में है या नहीं ये दोनों लोग फैसला कर ले। यहां पर आप दोनों लोग फैसला कर दीजिए। जब आप विपक्ष में थे सलमान जी, आप अब विपक्ष में हैं, आप सरकार को समर्थन नहीं करना चाहते क्योंकि इन्होंने आपको समर्थन नहीं दिया पार्लियामेंट में। संसद क्यों रुका हुआ है बार बार? क्योंकि एक तरह से ये एक बदले की भावना हो गई है। आप बदला लेना चाहते हैं इनके खिलाफ। बदले की भावना का प्रश्न नहीं है, ये एक संवाद की स्थिति होनी चाहिए। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, जो हमारे समय हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ। कम से कम देश के सामने ये एक बात कहें कि अब हमने बाजी मार ली है, लेकिन हम सच्चे मन से आज एक बात कहना चाहते हैं कि हाँ, हमने भी कुछ गलतियां की थी, और आज हम कांग्रेस पार्टी से ये कहना चाहते हैं कि आपने जो जो विषय रखे थे जिस पर हम आपका समर्थन नहीं कर पाए, अब खुल के हम देश के सामने कह रहे हैं कि हम गलत थे। तब बात बढ़ेगी ना। ये नहीं होगा कि हम तब भी सही थे, हम अब भी सही हैं, और आप तब भी गलत थे, आप अब भी गलत हैं। बहुत सारी बातें आई यहाँ पर। इससे पहले चर्चा हुई थी, जीरो लॉस की चर्चा हुई थी। जीरो लॉस की चर्चा में आप एक हफ्ते भर बात कर सकते हैं। आप किसी को क्या मानकर क्या चीज दे रहे हैं और किस आंकड़े पर दे रहे हैं, उस पर आप कोई भी परिणाम निकाल सकते हैं।
तो आज आप ये कहें कि हम इनकी बदले की भावना से इनको काम नहीं करने दे रहे, वो बात नहीं है। आज सीधे सीधे इस देश के सामने इनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि हमारी गलती थी, देश के हित में हम सबको साथ मिलना है, सब साथ मिलकर देश के लिए वो करें, ताकि कल ये खड़े होकर ये ना कहें कि ये 15 साल नहीं कर पाए हमने कर दिया, ये 15 साल नहीं कर पाए हमने कर दिया। रविशंकर जी, आप इस बात को आगे लेना चाहिए। जनधन योजना लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू की थी, आज मोदी जी उसका क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन बात तो जनता जानती है, ये जो स्कीम थी वो मनमोहन सिंह जी के टाइम पर शुरू हुई थी। तो आप दोनों के बीच इतनी दरार क्यों, इतनी टकराव क्यों? आप दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते हर बड़े सेशन के पहले? राजीव जी खूब बात करते हैं, आपके सामने नहीं करते हैं, पहली बात बता दें। 9 महीने में मुझे बताइए सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में बात हुई है? नहीं, चलिए, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री जी के साथ खुली बातचीत हुई है या नहीं? अब थोड़ा मैं बोलूं? नहीं, आप मुझे बताइए ना। मैं एक मिनट। बड़े स्तर पर बातचीत लास्ट में होती है, बीच स्तर पर कई बातचीत होती है। यहां मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि एक बात कही सलमान भाई ने, उसमें मैं पार्टी का विपक्ष का उपनेता था जी। इंश्योरेंस के मामले में 3-4 राउंड बातचीत हुई थी, स्टैंडिंग कमेटी के बाद विषय आया था। नवंबर में जब बातचीत फाइनली चिदम्बरम साहब आए, हम लोगों ने कहा अब चुनाव होने वाला है, अब चुनाव के बाद तय करेंगे, इसको छोड़ दीजिए। ये हमारी आपत्ति थी कि अब जब लास्ट सेशन है तो इसको क्यों हड़बड़ी कर रहे हैं। जब हमारी सरकार आई तो इन्होंने कहा सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए। सिलेक्ट कमेटी में गया, वहां से आया। अब हमको लगा है जब सिलेक्ट कमेटी में इनकी सारी बातें हम मान ली हैं तो इनका ओपन एटीट्यूड होना चाहिए। जब हमने आपकी बात मानी सिलेक्ट कमेटी में और उसमें जो संशोधन करना था वो मान गए, तो अब क्या परेशानी है? दूसरी बात, मैं चूंकि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं प्रफुल्ल जी, मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूंगा। हाँ, हमने कहा था कॉम्पनसेशन के मामले में, क्या कहा था कि जो 13 कानून को आपने एग्जम्प्ट कर दिया था कॉम्पनसेशन से और नए कानून से, उसको भी इसमें लाइए। और प्रफुल्ल जी, हम उसको इसमें ले आए, 5 कानून को और लाए। कॉम्पनसेशन की बात तो है ही है। अब देखिए इनके कानून में क्या था, इसको मैं चाहता हूं आज तक के माध्यम से देश जाने। अगर 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तो लैप्स कर जाएगा। अब आप सोचिए, 5 साल में प्रोजेक्ट कभी पूरा होता है क्या? चाहे कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई आप नई राजधानी बना रहे हैं, तो भारत अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट का कंगाल हो जाता। आपका डर था कि अगर इनका कानून लोगों जनता के सामने आता तो देश में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, कोई उद्योगपति देश में इन्वेस्ट नहीं करता और अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट का ही एक कंगाल बनता। तीसरी बात जो सलमान ने कही, हम जब सत्ता में है तो बातचीत क्यों नहीं करेंगे? सदन के दोनों चेहरे हैं, विपक्ष भी है पक्ष भी है। डे 1 से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम रीच आउट करेंगे। मोदी जी ने तो ये भी कहा कि जिस पार्टी के एक मेंबर भी होंगे उसको हम रीच आउट करेंगे। सर, मोदी जी तो पार्लियामेंट आते ही नहीं। एक मिनट देखिए, राहुल गांधी नहीं आते और मोदी जी नहीं आते। ये आरोप बिल्कुल गलत है, आते हैं और बोलते भी हैं। एक मिनट। दूसरी बात, ये बैठे हैं ना कानून मंत्री, ये भी रहे हैं देश के पहले, मैं भी रहा हूं। नेशनल जुडिशियल कमीशन आया, जो इनका कानून था उसको 90% कुछ हमने चेंज किया, ये माने वो पास हुआ। तो अगर नेशनल जुडिशियल कमीशन पर हम दोनों मेजर पार्टियां और बाकी सारी पार्टियां एक हो सकती हैं, तो इंश्योरेंस पर क्यों नहीं हो सकती? देखिए, मैं आपको साफ कह रहा हूं, इसीलिए हमारा कोई ईगो नहीं है। इन्होंने कहा सिलेक्ट कमेटी भेज दीजिए, हम सिलेक्ट कमेटी भेज दिए, सारी बातें मान ली। अब इसके बाद भी इनको, और एक बात मैं कहूंगा, आपने सही कहा, इसमें सवाल क्रेडिट का नहीं है, सवाल है देश हित का। अगर हमको इनसे और बात करने की जरूरत होगी, मैं जाके इनके घर चाय पियाऊंगा। रविशंकर जी, मैं सिर्फ इसमें थोड़ी एक ही बात रखना चाहता हूं। ये 8 साल जिस तरह से आपने गतिरोध निर्माण किया इंश्योरेंस में, उसी का ये परिणाम है कि यहाँ पर भी उसी प्रकार की एक फीलिंग हो गई है कि बदलने की भावना है। देखिए ठीक है ना, तो आप कह रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद अब सरकार में है इसलिए स्टेट्समैन जैसे बात कर रहे हैं, अगर विपक्ष में होते तो टकराव की भावना से बात। मैंने कहा कि लैंड एक्विजिशन की भी अभी जो बात कर रहे थे, उनके पार्टी के शीर्ष नेताओं के भाषण अगर वो पार्लियामेंट को उठाकर पढ़ ले, उसमें उनको मालूम पड़ेगा कि जो अभी कह रहे हैं और उन्होंने जो कहा उसमें बहुत बड़ा अंतर है। हमने ये देखिए, मैं अब आप देख लीजिए, अब आप देख लीजिए। लेकिन देखिए, एक बात मैं कहूंगा जरूर, बदले की भावना है या नहीं? नहीं, देखिए एक बात, राजनीति में जब पक्ष और विपक्ष हैं तो कुछ प्रतिस्पर्धा होगी, नेचुरल है। चलिए, मैं यहाँ कहता हूँ इंश्योरेंस आप लाइए, हम एक मिनट, आप सपोर्ट करेंगे? आप करेंगे? नहीं, सुनते हैं सलमान भाई, आप करेंगे? नहीं, इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस बिल हो या कोई और बिल हो,
ये पार्लियामेंट्री पार्टी का निर्णय होगा और वो उनसे बात करेंगे। हमारे लीडर अरे सर, बिल आप ही ने लाया था। बिल हम लाए थे। आप इन्होंने अभी स्वयं कहा कि हमने कह दिया कि ये हम इलेक्शन से पहले नहीं करेंगे। क्यों? ये हर चीज में गतिरोध डालेंगे अपने 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 हिसाब से। क्यों उन्होंने ऐसा कहा था? मैं ये कह रहा हूं कि देश के सामने एक दफा कह दें कि वो हमने गलती की थी। एक दफा कह दें, उससे क्या होगा? होगा। आप क्या चाहते हैं? आप खुश होंगे अगर रविशंकर जी कहे कि हम चाहते हैं कि सच्चाई देश के सामने आए। बहुत बातें हो गई, अब सच्चाई देश के सामने आ जाए, फिर देश जिसको चाहे उसको मान ले, जिसको स्वीकार करता है देश उसका सम्मान है। देखिए, सच्चाई तो देश की जनता ने चुनाव में दे दिया। जो सच्चाई को चुनाव तो हर 5 साल पे आते हैं। अब मैं गिनाऊं कि अटल बिहारी जी हार गए थे, मैं वो गिनाना शुरू करूं, उससे क्या फायदा होगा? तो आप हमको 5 साल बाद हरा दीजिएगा ना, क्या परेशानी है इसमें? आप चिंता मत करिए, जाइए अगर आप पूरी संतोष। सर एक मिनट, रविशंकर जी मुझे एक बात बोलने दीजिए। देखिए, मैं आज आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं जी। चैनलों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है ना, कसके होती है। न्यूज चैनल के बीच में कौन नंबर 1 है, उसको लेकर भी काफी घालमेल होता है जी। लेकिन एक समय आता है जब देश हित पर सारे चैनल एक होते हैं, सबकी भाषा एक होती है। मैं आज वही कह रहा हूं कि हमारे और सलमान के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, हमारे और योगेंद्र जी के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, हमारे और प्रफुल्ल जी के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी। ये लोकतंत्र का वसूल है। लेकिन अगर सलमान खुर्शीद ये मानते हैं कि सेलेक्ट कमेटी के रिकमेंडेशन में उनकी पार्टी के सारी बातों को मान करके हम बिल लाए हैं, तो इसे अब ईगो का विषय नहीं बनाना चाहिए। या वो बोल दें कि हमें इसका समर्थन नहीं करना है, कोई बात नहीं। अब सवाल ये है कि देश हित में है या नहीं है, ये अब तय करें। कोल ऑक्शन पर जो हमने ऑर्डिनेंस लाया, देश के सामने होंगे। बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन मुझे इतना ही लगता है कि कहीं ना कहीं अगर यही बजट आज तक 1 साल पहले होता तो सलमान जी वही कहते होंगे जो आप कह रहे हैं, और आप कहते होंगे जो सलमान जी कह रहे हैं। मुश्किल वही है देश के सामने। नहीं, देश के सामने वही मुश्किल है कि जब आप विपक्ष में होते हैं आप कुछ बात कहते हैं, जब आप सत्ता में आते हैं कुछ और बात करते हैं। देखिए, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, मैं तो इनको सुन रहा हूं। मैंने तो अभी कुछ कहा नहीं, मैं इतना ही कह रहा हूं कि सच्चाई अब तो देश के सामने रख दें। चुनाव इन्होंने बहुत बातें कहकर जीत लिया, अब सच्चाई देश के सामने रख दें। योगेंद्र जी कहीं ना कहीं आप एक तरह से राजनीतिक विश्लेषक भी हैं कि मुझे लगता है या कई लोगों को लगता है कि राजनीति में एक दुश्मनी आ गई है और इसकी वजह से राष्ट्रहित की आज बात हो ही नहीं रही है। कोई भी ये लैंड एक्विजिशन बिल भी जिस तरह से चर्चा हो रही है, उससे लगता नहीं है कि इस मामले में कोई एक सोल्यूशन निकलेगा। और अगर सोल्यूशन नहीं निकला, 5 साल नहीं है इस देश के सामने। देश को हर महीने 10 लाख नौकरियां लोगों को देनी है। 10 लाख जॉब्स हैव टू बी गिवन। वो कैसे क्रिएट होगे अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे नहीं बढ़ेगा? अगर आप यहां बहस करते रहेंगे तो देश कैसे आगे निकलेगा? सवाल ये है। राजदीप, एक सवाल है अहम का, जो आपने कहा ईगो का, एक दूसरे से बात नहीं करना, संवादहीनता इत्यादि, वो एक सवाल है और बिल्कुल उसका समाधान होना चाहिए। लेकिन इससे एक गहरा सवाल है इस पर्टिकुलर चीज में। हिंदी में एक शब्द होता है सेटिंग, वो हिंदी का शब्द है, अंग्रेजी में उसका जो मीनिंग है वो हम हिंदी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो प्रफुल्ल पटेल जी ने बताया, क्योंकि वो इस सबको देखते हैं और वो सबसे बेहतर व्यक्ति हैं बताने के लिए कि इन दोनों का आपस में क्या खेल होता रहता है, उससे जो सामने आई वो इस देश की राजनीति की सेटिंग है। सेटिंग ये है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सेटिंग है। सेटिंग के कई स्वरूप हैं सर, आप सुन लीजिए जो वो बता रहे हैं। मैं तो साहब ऐसे खेलों को जानता ही नहीं, प्रफुल्ल जी से बेहतर इसे कौन जानता होगा इस देश में। प्रफुल्ल जी की सेटिंग कांग्रेस से कितनी है आपको पता नहीं है फिर? सर मैंने वही कहा, उनसे अच्छा दृष्टा कोई हो नहीं सकता इस चीज का, क्योंकि मुंबई के खेल भी वो देखते हैं, वो दिल्ली के खेल भी देखते हैं। ये जो सेटिंग का मामला है वो, ये तो छोटे खेल हैं कि कल तक ये इंश्योरेंस के पक्ष में थे, वो विरोध कर रहे थे, अब पासा पलट गया, वो हो गया। एक गहरी सेटिंग है वो ये राजदीप, प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र में होती है, आमतौर पे होता है, विपक्षी दल विपक्ष करते हैं, कभी कभी थोड़ा अनरीजनेबल भी हो जाते हैं, ये सब चलता है। ये तो बहुत ज्यादा हो गए थे अनरीजनेबल एक जमाने में। लेकिन ज्यादा गहरी चीज है वो ये कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको जनता दिखाई देती है, तब आपको आम आदमी दिखाई देता है, तब आपको इस देश का किसान दिखाई देता है। जैसे ही नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में आते हैं, आम आदमी गायब हो जाता है इस देश का। ये जो सेटिंग है ये ज्यादा खतरनाक चीज है। खतरनाक चीज ये नहीं है कौन कौन सा नाटक जिस टाइम कर रहे हैं, नाटक तो लोकतंत्र में चलते रहते हैं, मगर ये जो भी नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बैठता है उसे इस देश का आम आदमी किसान दिखाई नहीं देता है। और तब क्या चीजें होती हैं, $1 बिलियन का लोन आपका SBI देता है ऐसे व्यक्ति को
अडानी जी को ऑस्ट्रेलिया में एक माइन बनाने के लिए देता है। हो नहीं रहा है देश में। ये सेटिंग है जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए बजट से पहले। आपने बड़ी गंभीर बातें उठाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आम आदमी की सरकार बनी है कि आम आदमी भी अपनी सेटिंग करेगी या आम आदमी को अब सरकार में जनता दिखाई दे रही है? आम आदमी पार्टी हर क्षण जिम्मेवार है, और अगर कोई भी सेटिंग की पहली भी गंध आए, राजदीप आपका धर्म है कि आप टीवी पे जाके इस देश की पूरी जनता को बताएं कि आम आदमी पार्टी वाले क्या कर रहे हैं। आपका धर्म है, आपका फर्ज है। प्रफुल्ल पटेल जी अभी भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कौन किससे सेटिंग कर रहा है। अब ऐसा है, योगेंद्र जी का और हमारा सेटिंग तो हो नहीं सकता। ये भी सच बोल रहे हैं। नहीं, केवल बात इतनी है नहीं, लेकिन गंभीर बात है। नहीं, गंभीर बात है। नहीं, देखिए, कौन किसका सेटिंग कर रहा है वो बात छोड़िए, बाकी एक बात बहुत अहम है। आपने कहा हर महीने 10 लाख नौकरियां निर्माण होनी चाहिए। पिछले 9-10 महीने में, देखिए, मैं आलोचक के तौर पे नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन एक विशेषज्ञ के तौर पे कह रहा हूं कि आज 10 महीने हो गए नई सरकार आई। मुझे बताइए ना, 10 महीने पहले आपके जीवन में और आज 10 महीने बाद कोई अंतर आया हो आपके जीवन में? तो वहीं से शुरुआत करें, बाकी लोगों की बात तो बाद में रही। अगर आपको कहीं नजर आ रहा होगा, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजों से कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आया, तो आप उसका तो उल्लेख करिए। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि जो इन्होंने यूरिया की बात कही, यूरिया की बात महाराष्ट्र में भी वही लागू हो रही है जो हरियाणा में लागू हुई। सर, इन्होंने आइसोलेशन में बात नहीं कही। मेरे जीवन में इतना ही फर्क आया, पहले रविशंकर जी मेरे प्रोग्राम पे अक्सर आया करते थे, आप मंत्री बन गए, अब नहीं आते। सवाल यही होगा, बाकी ज्यादा कोई फर्क। पर आज रविशंकर जी उत्तेजित ज्यादा हो गए थे शुरुआत में, अब मुस्कुराने लगे हैं। लेकिन मैं जनता से पूछना चाहता हूं 2 ही 3 सवाल, और ये सवाल जो आपने पूछा है, आपके जिंदगी में कोई फर्क आया है या नहीं पिछले 10 महीनों में? सवाल इसका जवाब दीजिए। आपके जिंदगी में, किसके जिंदगी में कैसा कोई फर्क आया है 10 महीनों में? आप बताइए, जिसने हाथ ऊपर रखा है। सर, अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। सर, एक सवाल मुझे रविशंकर जी से है। सर, आपकी सरकार पिछले 9-10 महीने में मेक इन इंडिया को काफी प्रमोट कर रही है, लेकिन सर देश में नई टेक्नोलॉजी के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? सर, आज भी देश की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी माइक्रोमैक्स पूरी तरह से चाइना पे डिपेंड करती है। तो सर, आपने ऐसा कुछ नया नहीं किया अब तक? सर, ये जो बात दीपक पारिक ने उठाई, जो उद्योगपति है, इसी को जवाब देना चाहिए। देखिए, आपने बात बहुत सही कही। इस देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का 0 इंसेंटिव था। विदेश से लाना आसान था, यहां बनाना कठिन था। हम लोगों ने उसको चेंज किया है, ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक किया है। विदेशी कंपनी भी यहां आकर के हिंदुस्तान के लिए बना सकती है, इंपोर्ट भी कर सकती है। 12 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर को हमने अप्रूव किया है। 20,000 करोड़ के प्रस्ताव आ गए हैं, 6 करोड़ को अप्रूव किया है। लेकिन सर, हकीकत है कि जितने बड़े उद्योगपति हैं अभी भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के बाहर बना रहे हैं। उसमें थोड़ा कोई यहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर रहा? अभी आपने कहा क्या बदलाव है? सबसे बड़ा बदलाव है कि हिंदुस्तान की सरकार के फैसले की कीमत लगनी बंद हो गई है। ईमानदारी से फैसले होते हैं। और देखिए, कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ी स्टोरी छपी है, कितने लोगों से बात किया है, वो कहते हैं सारे इकोनॉमिक मिनिस्ट्री में अब घूस बंद हो गया है। ये सबसे बड़ा बदलाव आया है। महंगाई की बात मैंने की है, हुआ है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए, ये आप कह रहे हैं घूस बंद हुआ है सरकार में? आप कह रहे हैं घूस बंद हुआ? निर्णय की प्रक्रिया में जो बड़ी बड़ी चीजें चलती थी अतीत में, आप भी जानते हैं। और ये बात मैं बहुत इंफेटिकली कहूंगा, हमारी सरकार की निर्णय की प्रक्रिया बहुत ही प्रामाणिक, पारदर्शी है। ये आप उनसे पूछिए जो डील करते हैं बड़े बड़े स्तरों पर। और ये इसलिए मैंने आपको बताया भी कि कल एक बहुत बड़ी खबर छपी है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, देखिए, ये बात बहुत ही जानना जरूरी है। जहां तक चुनाव में जनता का सवाल है, जनता ने अपनी बात कही, लेकिन आज मैं एक बात योगेंद्र जी से पूछूंगा। 70 में 67 जीते हैं। दिल्ली में रोजगार की भी बात की है ना, दिल्ली में विकास की भी बात की है। पूंजी निवेश करना है कि नहीं करना है? क्या सारे पूंजी निवेश सरकार कर सकती है? सरकार नहीं कर सकती। तो पूंजी निवेश के लिए आपको देशी पूंजी भी लाना पड़ेगा, विदेशी पूंजी भी लाना पड़ेगा, तब नौकरियां बनेंगी, तब मैन्युफैक्चरिंग होगा, तब रोजगार बढ़ेगा, तो बाकी काम होगा। तो अब आपको यह तय कर, निर्णय की प्रक्रिया प्रामाणिक होनी चाहिए। जो उन्होंने मुझे आरोप लगाया उस पर हम प्रतिकार करते हैं, अलग से कोई चर्चा करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि योगेंद्र जी को भी यह दिखाना पड़ेगा सरकार में आने के बाद कि किस तरह से आप ये 10 लाख नौकरियां लोगों के सामने किस तरह से। वही तो कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। सवाल यह है कि चाहे वो दिल्ली हो या मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो या तमिलनाडु हो या बिहार हो, जब आपको नौकरियां देनी है,
जब आपको विकास के नए आयाम करने हैं तो ये आपको ईमानदारी से सोचना पड़ेगा। सब काम सरकार नहीं कर सकती, सब काम करने की क्षमता सरकार की नहीं है। सलमान खुर्शीद और प्रफुल्ल पटेल के पार्टियों ने बहुत तय किया कि सब काम सरकार करेगी। देश का क्या हुआ हमने देखा। आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से इन्वॉल्व करेंगे, आप बताइए इसका। ये आपको तय करना पड़ेगा कि हमेशा गाली देके तय करना है कि ईमानदारी से फैसले करने हैं। हम भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। उनके लोग गड़बड़ करते हैं तो जेल भी भेजते हैं। योगेंद्र जी, आम आदमी पार्टी की जो एक तरह से जो राजनीति है वो नकारात्मक है, और अगर आपको अच्छे, ये मैंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं कि एक आरोप लगता है, और अगर आप नकारात्मक राजनीति करेंगे तो अच्छे दिन नहीं आएंगे। किस तरह से देखते हैं? राजदीप, किसी भी नकारात्मक राजनीति से किसी के भी अच्छे दिन नहीं आ सकते, उस पार्टी के भी अच्छे दिन नहीं आ सकते नकारात्मक राजनीति से। हमने दिल्ली में पिछले 4-5 महीनों से जो किया वो एक सकारात्मक एजेंडा था, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हमारी जांच का वक्त आया है। जैसे आज इनकी टांग खींच रही है, 1 साल बाद हमारी टांग खींची जाएगी, और बिल्कुल वाजिब। मेरा अंतर इनसे केवल यही है कि मुझे लगता है कि मेरे मित्रों की सेटिंग ये है कि जब मेरी सरकार आए तो तुम मुझसे ज्यादा ना पूछना, तुम्हारी सरकार आएगी मैं तुमसे ज्यादा नहीं पूछूंगा। मेरा सिर्फ सवाल ये है, मेरा इसका प्रतिकार ये है कि बाकी दूसरों से जितना पूछना उससे ज्यादा हमारी सरकार से पूछना आपका ये हक बनता है, आपका ये धर्म बनता है, पहली बात। दूसरा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए राजदीप, ऐसी जब कोई भी बात करें, हम एक बहुत बड़े होटल के एक बहुत खूबसूरत हॉल में बैठे हैं, महात्मा गांधी को याद कीजिए। महात्मा गांधी ने कहा था किसी भी चीज का पैमाना क्या है, अपनी जिंदगी में जिस सबसे कमजोर दीनहीन व्यक्ति को मिले हो उसको अपनी आंख के सामने रखो और पूछो उसे फायदा मिला। ये जो अच्छे दिन की हम चर्चा कर रहे हैं, इसका पैमाना अंतिम ये है। आप अपने आप से मत पूछिए, पूछ रहे हैं अच्छी बात है। जिंदगी में जिस सबसे गरीब इंसान को, सबसे दीनहीन को आप मिले हैं, पूछिए उसके अच्छे दिन आए। शायद ये अनफेयर हो जाएगा, 9 महीने में नहीं आते। इतना पूछिए कि उसके अच्छे दिन आने की कुछ तैयारी शुरू हुई। आपको भरोसा लग रहा है कि उसके 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन अगर आ गए, आने वाले हैं, आ सकते हैं, तो मैं खड़ा होकर इनकी पार्टी को सलाम करूंगा। क्या आप कह रहे हैं कि इनकी पार्टी केवल अमीरों की पार्टी है? क्या ये आरोप आप लगा रहे हैं? मैं कहीं आप कह रहे हैं कि अच्छे दिन की जो परिभाषा है वो एक तरह से वो होनी चाहिए कि गरीब का क्या फायदा हुआ है, और आप कहीं ना कहीं एक आरोप लगा रहे हैं। मैं इस अपने पूरी अलग अंदाज में कहीं कह रहे हैं योगेंद्र जी। मैं इस पूरी चर्चा में किसी भी हल्की बात से बच रहा हूं। अगर आरोप है तो हम सब जो इस खूबसूरत कमरे में बैठे हैं उन सब पे आरोप है। मैं हम सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे लिए पैमाना इस देश के राष्ट्रपिता तय करके गए थे, उसे याद करें। अच्छे दिन बहुत बड़ी चीज है, और मेरे को उस जुमले से एतराज नहीं है। बड़े सपनों के सहारे बड़ी राजनीति की जा सकती है, लेकिन उस बड़े सपने के पीछे कुछ तो सब्सटेंस होना चाहिए। अगर इस देश का सबसे दीनहीन व्यक्ति है, उसको पिछले 9 महीने में क्या मिला, अगले 1.25 साल में क्या मिल जाएगा, इसकी हम 5 मिनट भी चर्चा करें तो मुझे नहीं लगता हमें इसके बारे में, प्रश्न के बारे में ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। योगेंद्र जी, आपके आदर्श विचारों से मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी असहमत हो सकता है। ये देश की बिल्कुल निहायत जरूरत है और इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। केवल आपकी राजनीति से एक ही चीज आप लोगों को कहीं संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि आज महात्मा गांधी का वक्त और आज के 2015 का वक्त में एक एस्पिरेशनल इंडिया, एक नया आधुनिक भारत और विश्व निर्माण हुआ है। उसकी बदलती हुई जरूरतों को कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस जो देना चाहिए, जो निवेश की बात हो रही है, बाकी चीजों की बात हो रही है, ये कॉन्फिडेंस नहीं लोगों को मिल पा रहा है कि आप उन चीजों को पूर्ति कर पाएंगे कि नहीं। आपके विचार और आपको गरीब आदमी तक पहुंचना वो जरूरी है और आप करेंगे, उसमें हमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस एस्पिरेशनल इंडिया, जो यहां जितने भी बैठे हैं नौजवान, ये सब एस्पिरेशनल इंडिया के प्रतीक है और इनकी जरूरतें ये बहुत अलग है, और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके पास कोई भी योजना है या नहीं, ऐसा अभी तक आपने विश्वास निर्माण नहीं किया है। रविशंकर जी, योगेंद्र जी एक मिनट पहले। रविशंकर, मुझे सिर्फ 2 ही बात कहनी है। उन्होंने कहा, योगेंद्र जी मेरे मित्र हैं, हम लोग के विचार विरोधी होंगे, अगर 13.5 करोड़ जो जनधन योजना में अकाउंट खुला गरीबों का, तो वो गरीब थे कि नहीं थे? सर 70% अकाउंट में 0 रुपीज हैं। वो जनधन योजना की बात मत करें। अकाउंट में 0 रुपीज है। एक मिनट सुनिए, आप गलत बोल रहे हैं सर, ये सच्चाई है। 1 मिनट सुनिए, मैं आपको कंटेस्ट करता हूं। राष्ट्रपति का स्टेटमेंट आज दिया गया है ऑन द हाउस।
आप करिए प्रिविलेज गलत है तो मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं डिफर करता हूं आपसे, लेकिन उन्हीं गरीबों ने 10 रुपया 50 रुपया कर करके 11,000 करोड़ रुपया जमा किया। ये स्वच्छ भारत अभियान, ये गांधी का सपना है कि नहीं? अगर हमने कहा कि जून 2015 तक देश के सारे स्कूलों में शौचालय बनेगा, तो गरीब की चिंता है कि नहीं है? अगर बेटी बचाओ अभियान है, तो गरीब की बेटी बचाने की बात है, तो गरीबी का समान है कि नहीं? तो ठीक है, उनको मेरी बात का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा स्वीपिंग कमेंट कर देना कि हम लोग आज जो हम क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके लोगों को जेल भेज रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं? जो गड़बड़ कर रहे हैं, पुराने ढर्रे पर चल रहे थे। तो हमारा बदलाव का मानस है। और एक बात योगेंद्र जी क्षमा करेंगे, देश की जनता अब सेटिंग की राजनीति से ऊपर उठ गई है। इसलिए नरेंद्र मोदी जीते हैं, इसलिए बाकी जगह जीते हैं, और शायद इसीलिए आप भी जीते हैं। तो ये सेटिंग की पॉलिटिक्स अब खत्म हो रही है, अब भविष्य में आशा की पॉलिटिक्स आ रही है, वो देख रहे हैं। और बहुत कहा हमारे पटेल जी ने, इस देश में एक नौजवान पीढ़ी है। आज मैं आईटी मंत्री के रूप में बताना चाहूंगा राजदीप जी कि इस देश में ये जो आपके स्मार्टफोन है, इसका कंजम्पशन अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे अधिक हमारे यहां है। आज इस देश में 30 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस हैं, और ये सबसे अधिक जो मोबाइल इंटरनेट बढ़ रहा है वो गांव में बढ़ रहा है, आज अखबारों में भी आया है। तो क्या वो गरीब नहीं है? लेकिन भविष्य का सपना है, और उस सपने का उत्तर हमें देना है, यह अपेक्षा करनी पड़ेगी। और हमारी सरकार वो दे रही है, बदलने का भारत, आशाओं का भारत, अपेक्षा का भारत। जल्दी है योगेंद्र जी, और फिर आखिरी कमेंट सलमान जी से। मुझे कुछ नहीं कहना है। देखिए, महात्मा गांधी और अंतिम इंसान की बात करते ही कितनी घबराहट हो गई। मान लिया गया कि मैं हमला कर रहा हूं। अंतिम इंसान की बात करते ही रविशंकर जी को लगता है कि मैं इनकी पार्टी की तरफ हमला कर रहा हूं। मैंने तो किया नहीं था। ऐसा क्यों लगा? नहीं प्लीज, प्रफुल्ल जी को लगा। कुछ नहीं कहा मैंने। आप जरूर उत्तर दीजिएगा सर। ये आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आप सुन तो लीजिए। मैंने कभी हमला नहीं किया, प्लीज। मैंने खाली फैक्ट रखे हैं आपके साथ। सारी जनता हम सारी बातों को सुन रही है। जैसे ही मैंने अंतिम व्यक्ति, सबसे दीनहीन की बात कही, प्रफुल्ल जी मुझसे असहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा ये आदर्श की बातें हैं, और उन्होंने कहा इस देश में एक एस्पिरेशनल क्लास है, आकांक्षा वाले लोग हैं। सर, जिसके घर में खाना नहीं होता वो भी आकांक्षा रखता है। वो सोचता है कि मेरे बच्चे को खाना मिल जाएगा। इस देश के गांव में हर व्यक्ति आज आकांक्षा रखता है कि बच्चा 12वीं क्लास पढ़ जाएगा, उसको नौकरी मिल जाएगी। उनके भी एस्पिरेशन सब है। आपको एक एनवायरनमेंट, एक वातावरण बनाना पड़ेगा, और ये हमारी मिलेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये हमारी जिम्मेवारी है। ये चीज महात्मा गांधी के विचार को लोगों के सामने रखकर आपको नौकरियां नहीं मिलेगी योगेंद्र जी, ये भी आप जानते हैं। महात्मा गांधी का विचार हमें वो बिंदु दिखाता है जहां तक हमें पहुंचना है। महात्मा गांधी का विचार हमें वो रास्ता नहीं बताता, और वो रास्ता बताने के लिए हमें इकोनॉमिक्स समझनी होगी, हमें पॉलिसी समझनी होगी। और आपका इशारा अगर ये है कि हमें गवर्नेंस सीखनी होगी, तो मैं सर झुका के कहता हूं हाँ, सीखनी होगी, बिल्कुल, क्यों नहीं। एक लड़की से सवाल। बताइए सर। मैं जयपुर इंस्टीट्यूट की छात्रा हूँ, और मैं एक छात्रा होने के नाते एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आज भी हमारे देश में ये दुर्भाग्य है कि कार लोन सस्ता है और एजुकेशन लोन महंगा है। ऐसा क्यों? कानून सस्ता है, कार लोन सस्ता है और एजुकेशन लोन महंगा है, ऐसा क्यों? यानी आपने अपनी बात रखी, मुझे लगता है वो बात यहीं रहने दीजिए। इनके ये कैबिनेट मंत्री अभी तक एजुकेशन के नहीं बने, जिस दिन बनेंगे उसका जवाब। वैसे मैं इसका एक पंक्ति में जवाब दूं। जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है। आप और इस देश के विशेषज्ञों की एक कमेटी बनी थी, आईआईएम के डायरेक्टर, आईआईएम बेंगलोर के डायरेक्टर थे। उन्होंने बताया था कि अगर स्टूडेंट लोन पे सरकार गारंटी देना शुरू कर दे, बजाय कि पेरेंटल गारंटी और पेरेंटल वो लेने का शुरू, जो अभी होता है ना कि पेरेंट्स से मांगा जाता है, उसकी बजाय सरकार अगर गारंटी देना शुरू करे, तो जो इसका इंटरेस्ट परसेंट है उसको 7-7.5% पे लाया जा सकता है। और ये स्कीम आम आदमी पार्टी दिल्ली में इंट्रोड्यूस करने जा रही है। ये एस्पिरेशनल क्लास के लिए है राजदीप, और उन चीजों पे जो तुम सोचते हो नहीं। रविशंकर जी, बजट की कुछ जानकारी दे दीजिए हमें। देखो कि क्या स्टूडेंट कम्युनिटी को कुछ रियायत मिलेगी कि नहीं? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, बजट के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, वरना यही हमारे खिलाफ कर देंगे प्रिविलेज संसद में, और प्रफुल्ल पटेल और कर देंगे। पिछले बजट में हमने आपका सवाल बहुत वाजिब है कि इस देश में अच्छी पढ़ाई करने के लिए बच्चियों को लोन की सुविधा मिलनी चाहिए। हमने पिछले बजट में भी किया था, हमारी कई प्रदेश सरकारें भी कर रही हैं, ये सोच रहे हैं अच्छी बात है।
कि आज भविष्य में इन्वेस्टमेंट कर करके रास्ता निकालना चाहिए। आगे और करेंगे, ये तो इम्प्रूवमेंट की बात है। और हम तो ये भी चाहेंगे कि आप अच्छा लोन लेकर के अच्छी पढ़ाई करिए और अच्छा लोन लेकर के अच्छी गाड़ी खरीदिए। हम ये दोनों चाहेंगे। रविशंकर जी, मतलब किसानों को हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं ना, हम लोग इंटरेस्ट में सब्सिडी 4%, 6% गवर्नमेंट की ओर से देते हैं। तो आप दीजिए ना स्टूडेंट्स को 4%, 6% सब्सिडी उनके इंटरेस्ट आपका सुझाव पर, तो अच्छा अपने आप इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। ये योगेंद्र जी ने कहा वो बात एक ही है, इसी तरह से या उसी तरह से, जिस तरह से भी आप घुमाए। सर, समय का अभाव है, लेकिन एक आखिरी सवाल कांग्रेस को। कांग्रेस के अच्छे दिन कब आएंगे? क्योंकि आपके नेता जो है उन्होंने आज लीव ऑफ एब्सेंस ले ली है। इस पर क्या कहेंगे आप सलमान जी? आपके नेता तो कहीं दिखाई नहीं देते। देखिए, कांग्रेस के अच्छे दिन कब आएंगे? कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे, इसमें ये तो एक विश्वास की बात है। और और आपके नेता? नहीं, देखिए, हमारे नेता हैं। हमारे नेता के बारे में आप लोग ज्यादा चिंता करते हैं, हमको करने दीजिए ना। हम समझते हैं, जानते हैं हमें कैसा चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ चाहिए। हर नेता एक ही व्यवस्था से संबंधित नहीं हो सकता और एक ही किरदार हर नेता का नहीं हो सकता। हर नेता का एक अपना एक अनोखा किरदार होता है। हमको हमारे नेता के पास रहने दीजिए। आप लोग जिसको चाहें प्रोजेक्ट करिए, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि सलमान जी, आप उन्हें देश का नेता नहीं मानते? नहीं, देखिए, देश का नेता तो अपना नेता क्या है? नहीं, इस पे बहस हो सकती है। मुश्किल क्या है कि वो कोटेबल कोट्स लेके हमारे भाई आ जाते हैं और वो हर चीज पर कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिसका जवाब कोई दे नहीं सकता। हाँ कह दें तो मरो, ना कह दें तो मरो। लेकिन बात है। और अगर इन्होंने जो संशोधन मेरी बात में किया है उसे मैं स्वीकार करता हूं, इसलिए कि देश के नेता वो भी हैं और भी हैं, सभी देश के नेता हैं। मैं ये मानता हूं, और इस बात को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप समझेंगे कि मैं अपने नेता की प्रशंसा करना चाहता हूं। बहुत सारी चीजें जिसकी आप लोग अपेक्षा करते हैं, अगर उनके आप करीब पहुंचे तो आप देखेंगे कि उनके मन में है, एक पीड़ा है, उनको एक एनालिटिकल स्किल्स है, उनका काम करने का एक तरीका है। किस तरह से और कब ये देश उसको स्वीकार करेगा, इसको समर्थन देगा, ये आगे समय बताएगा। जिस तरह से आप चारों ने हमसे बातचीत की है, हम चाहते हैं कि बजट सत्र में इसी तरह से विपक्ष और सरकार के बीच बातचीत हो और ठोस नतीजे निकले। 5 साल हमारे सामने नहीं है। अगले साल बजट आज तक पर आपको फिर बुलाएंगे रविशंकर जी, और इन्हीं सवालों पर आपको फिर से पूछेंगे कि क्या अच्छे दिन आए हैं या नहीं। प्रफुल्ल भाई, इनको बता दें कि हम लोग खूब बात करते हैं। सलमान भाई, बता दें, हम लोग खूब बात करते हैं। नहीं, आप सेटिंग की बात करते हैं। योगेंद्र जी भी आ रहे हैं, जल्दी आ जाइए, हम लोग खूब बात करेंगे। आप सेटिंग की बात करते हैं, आप असली बात नहीं करते। नहीं, ये गलत बात है। हम लोग बहुत अच्छी बात करते हैं, खुलकर करते हैं और देश के हित में सोचते हैं। चिंता मत करिए। यही कार्यक्रम का अंत करते हैं। रविशंकर जी, सलमान खुर्शीद, योगेंद्र यादव, प्रफुल्ल पटेल, चारों को आप एक तरह से गिव देम अ वेरी बिग हैंड, लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा भैया,